हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे जो कि किसी भी बॉडी के मोशन को गवर्न करता है। पहला नियम है लॉ ऑफ इनर्शिया। द फर्स्ट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, राइट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यह लॉ कहता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, और उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं हो रहा है, यानी कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो उस वस्तु की जो स्थिति है वो स्थिति सेम रहेगी, स्थिति नहीं बदलेगी, राइट। स्थिति के ना बदलने का मतलब क्या है? यदि वस्तु जो है रेस्ट में है, स्थिर अवस्था में है, तो वह स्थिर ही रहेगी, और यदि वस्तु लीनियर मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, तो वह लीनियर मोशन ही करती रहेगी। उसके मोशन में किसी भी तरह का जो है चेंजेस नहीं आएंगे। ये पेन मेरे हाथ पे है, इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये क्या है? स्थिर अवस्था में है। इसकी जो स्टेट है वो क्या है? रेस्ट में है, और ये रेस्ट में बनी रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। और अगर जो है वस्तु पर अगर हमने फोर्स दे दिया, एक्सटर्नल फोर्स एक बार दे दिया, तो ये मूव करना शुरू करेगी, और अगर इसमें किसी भी तरह का फ्रिक्शन नहीं है तो ये कंटिन्यूसली अपनी इनिशियल स्पीड से मूव करती रहेगी। सो द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? सो द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? एवरी बॉडी रिमेन्स एट इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। यानी कोई भी बॉडी है वो कब तक वह रेस्ट में रहेगी? जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल नहीं लगेगा, या फिर वह यूनिफॉर्म मोशन करती रहेगी जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल नहीं लगाते। और यह जो बल होता है, यह जो फोर्स होता है, वह हमेशा कैसा होना चाहिए? अनबैलेंस फोर्स होना चाहिए। अगर बैलेंस फोर्स है तब भी जो है, अगर बैलेंस फोर्स है तो उस केस में भी आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा या यूनिफॉर्मली लीनियर मोशन करता रहेगा। सेकेंड जो लॉ है दैट इज कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ फोर्स। लॉ ऑफ फोर्स क्या कहता है? द रेट ऑफ सेकेंड लॉ जो हमारा है दैट इज लॉ ऑफ फोर्स, ठीक है। तो इसमें क्या है? द चेंज इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी is directly proportional to the applied force, and the change in the linear momentum takes place in the direction of the applied force। इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि जब भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट है उसमें चेंज इन द लीनियर मोमेंटम हो रहा है तो वह सीधे आपके अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है या फिर उसी डायरेक्शन में अप्लाई होता है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कैन राइट, डी पी बाई डी टी इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स एफ। दिस इज आवर law of force where P is called as a linear momentum and given by product of mass of the body multiplied by velocity of the body। so P किस तरीके से डिफाइन होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है मास इंटू वेलोसिटी का, राइट। तो इस तरीके से ये हमारा सेकेंड लॉ आता है। इसको हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस वैल्यू इनटू दिस इक्वेशन। सो हेयर इट इज डी एम वी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल्स टू एफ, एंड दिस फर्दर गिव्स अस m इज कांस्टेंट, m बाहर निकाल लेंगे, एंड dv बाई dt इज एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाई dt। सो दिस विल गिव यू m acceleration a is equal to f। so ma is equal to f where a is the acceleration and this is given by rate of change of the velocity, right। so this is our second law। then third law, according to this law, each and every action is followed by its reaction। every action is followed by its this is our third law, law of action and reaction। so according to this law, every
action is followed by an equal and opposite reaction. So यहाँ पे दो चीज़ आपको समझना है, equal and opposite, right? So equal का मतलब क्या है कि the magnitude of reaction is same as the magnitude of the reaction. Reaction और action की जो magnitude है वो same होती है, and the direction of reaction is just opposite to the direction of the action. और इसको मैथमेटिकली आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई एक वस्तु है जिसपे F12 फोर्स लग रहा है, ये हमारी दो बॉडीज हैं, राइट? दिस इज 1, दिस इज 2। यह वस्तु पहली जो ऑब्जेक्ट है दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है, दिस इज F12, राइट? सो ऑब्जेक्ट 2 भी ऑब्जेक्ट 1 पर सिमिलर फोर्स लगाएगा जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। द मैग्नीट्यूड विल बी सेम बट द डायरेक्शन विल बी अपोजिट। अगर ऑब्जेक्ट ए इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो ऑब्जेक्ट बी यानी ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 1 पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। इसलिए F12 इज इक्वल्स टू F21, बट देयर इज एन negative sign, and this negative sign tells us that the direction of F21 is opposite to the direction of the F12, right? So इस तरीके से हमारे तीन लॉज जो है कंप्लीट होते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया, according to this law every body remains at its state of rest or of uniform velocity, linear velocity, in the absence of any external unbalanced force. Law of force कहलाता है the rate of change of linear momentum of the body is proportional to the applied force, and the direction of the rate of change takes place in the direction of applied force, right? This is given by dp by dt equal to f. अगर p हमारा लीनियर मोमेंटम है तो p को हम डिफाइन कर सकते हैं m इंटू बी, और m इंटू बी अगर आप इस फॉर्मूले में रखेंगे सो m बीइंग अ कांस्टेंट डी बाई डी टी से बाहर आ जाएगा, आपका जो है सिर्फ डी वी बाई डी टी बचेगा। डी वी बाई डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एंड दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, and therefore ma equal to f. This is a new form of the second law, that is law of force. And the third law is law of action and reaction, and according to the statement of this law every action is followed by its equal and opposite reaction. Means the reaction will have the same magnitude as the action, but the direction of the reaction is opposite to the direction of the action. Suppose that this we have two bodies here, 1 and 2. Body 1 is acting on body 2, right? And the direction of force is along this direction, right direction, and the magnitude of force is given by F12. So the magnitude of the force acting on body 1 due to body 2 is given by F21, and the direction is on towards the left side. So this is how it can be written as. बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के कुछ लिमिटेशंस भी है जहाँ पर जो है न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होते, अप्लाई नहीं होते हैं, तो हम उनके बारे में बात करेंगे। पहला, द फर्स्ट लॉ इज, आपने पढ़ा, आपने सेकेंड लॉ पढ़ा था, F इक्वल टू एम ए, राइट? इसको डेराइव करते समय हमने m को क्या माना था, m इज कांस्टेंट, राइट? m को हमने क्या मान लिया था, कांस्टेंट। यानी ऐसी कोई भी घटना, इवेंट जिसमें m मास ऑफ द बॉडी इज चेंजिंग विद द टाइम, उस केस में जो है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वर्क नहीं करेंगे। इफ m यानी मास ऑफ द बॉडी चेंजेज विद टाइम, राइट? अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते। जैसे केस नंबर 1, ये क्या है, रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप का मतलब क्या है, जब हमारी जो है रेन होती है तो रेन में जो ड्रॉप होती है, जब एटमॉस्फेयर में होती है, बहुत हाइट पे होती है, तो उसका जो मास होता है ज़्यादा होता है, उसका साइज जो है ज़्यादा होता है। जैसे 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 ये ड्रॉप फॉल करती है हाइट से, तो ग्राउंड सरफेस पर आते आते इसका जो है जो मास है वो क्या हो जाएगा, छोटा होता जाता है, राइट? मास जो है क्या है, छोटा हो जाता है। m इज ग्रेटर दैन m1 ग्रेटर दैन m2 ग्रेटर दैन m3, राइट? इस तरीके से जो ये ऑब्जेक्ट है यानी रेन ड्रॉप है, रेन ड्रॉप जैसे जैसे हाइट से नीचे आती है फिर उसका मास कम होता जाता है, इसीलिए ऐसे किसी भी सिस्टम पर जो है हमारा जो है न्यूटन्स लॉ फॉलो नहीं करता है, राइट? अब आप बात करेंगे कि इसका जो है मास क्यों कम हो जाता है। दैट हैज इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। पहला तो होता है एवापोरेशन, राइट?
जब रेन ड्रॉप हाइट से यहाँ गिरती है तो आते आते इसका एवेपोरेशन होता है। एवेपोरेशन के कारण जो है जो रेन में वाटर का कंटेंट है, वाटर का कंटेंट जो है कम होता जाता है और उससे वेपर फॉर्म में H2O जो है निकलता जाता है, इसलिए उसका मास कम होता जाता है। सेकंड स्प्लिटिंग, अगर स्प्लिट होती जाती है, सेकंड इज स्प्लिटिंग, राइट। अगर जो है ये एक बड़ी ड्रॉप है, लार्जर ड्रॉप है, वो एटमॉस्फेयर से हाइट से गिर रही है, तो वो हो सकता है कि छोटी छोटी ड्रॉप्स में भी डिवाइड हो जाए, इसलिए जो है इस केस में हमारा न्यूटन्स लॉ नहीं फॉलो करता। सेकेंड इज कॉल्ड एज अ रॉकेट मोशन। रॉकेट मोशन, रॉकेट मोशन में आपको पता है कि रॉकेट क्या होते हैं, रॉकेट कई स्टेज के बने होते हैं। दिस इज आवर वन रॉकेट, राइट। सो ये जो रॉकेट्स होते हैं, रॉकेट मल्टी स्टेज होते हैं। आपको पता होगा भारत के पास कौन कौन से जो है रॉकेट, आपको पता होगा कि भारत के पास कितने तरह के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं। पहला है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, एंड देन GSLVs, इससे छोटे भी है SLVs, राइट। तो ये मल्टी स्टेज रॉकेट है। रॉकेट स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, और इन्हीं में जो है क्या होता है, फ्यूल फिल्ड होता है, राइट। इसके अंदर क्या होता है, फ्यूल होता है, फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर, राइट। तो ये जो फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर है, जब ये अपवर्ड मूव करता है तो इसका जो फ्यूल है, फ्यूल भी बर्न करता है। फ्यूल जब बर्न होता है तो क्या है, इसका मास जो है धीरे धीरे कम होता जाता है, यानी जैसे जैसे इसकी हाइट अपवर्ड जाएगी उसका मास जो है कम होता जाता है, और इसीलिए रॉकेट मोशन में भी न्यूटन्स लॉ डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते। एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज अ रिलेटिविस्टिक मोशन। राइट, सो द थर्ड वन इज द रिलेटिविस्टिक मोशन। तो रिलेटिविस्टिक मोशन का मतलब क्या है, ये मान लीजिए यदि कोई ऑब्जेक्ट है, वो उसकी स्पीड b है, बट दिस वेलोसिटी इज कंपेरेबल टू लाइट स्पीड। लाइट स्पीड यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जो है लाइट के कंपेरेबल स्पीड से मूव करता है, उस केस में उसका जो मास होता है, मास इज गिवन बाय रिलेटिविस्टिक मास, एंड दिस इज m0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। द मास ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय दिस रिलेटिविस्टिक मास। अब ये बताइए कि जैसे जैसे c की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v जो है c के कंपेरेबल होगा, तो ये m का मान क्या हो जाएगा, m का मान जो है बढ़ता जाएगा, m का मान बहुत ज़्यादा होता जाता है, और जैसे जैसे स्पीड ज़्यादा होती है तो मास जो है बदलता जाता है, ठीक है। तो इस तरह का जो भी केस होगा उसमें जो है आपका न्यूटन्स लॉ डायरेक्टली अप्लाई नहीं करते। द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। की वैलिडिटी क्या होती है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ये किन केस में जो है फेल हो जाता है। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन केवल तभी अप्लाई होता है जब एक्शन एंड रिएक्शन दोनों सेम पॉइंट पर होते हैं, राइट। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन में हमेशा जो आपका जो एक्शन है, जैसे यहाँ पे आपका एक्शन हो गया mg, और रिएक्शन हमेशा इसी पॉइंट पर अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ऐसा नहीं होता कि जो है एक्शन आपका यहाँ पे हो और रिएक्शन आपका यहाँ पे हो, राइट। तो इस तरीके से आपका लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन तभी हो सकता है जब एक्शन और रिएक्शन दोनों एक ही पॉइंट पर होते हैं। कंडीशन इसमें और एक क्या है कि जो एक्शन है और जो रिएक्शन है, इनके बीच में टाइम लैग, ठीक है, टाइम लैग शुड बी टाइम लैग नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो टाइम लैग बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन। जो भी एक्शन होगा उसका रिएक्शन इमीडिएटली तुरंत होगा। ऐसा नहीं कि आपने जो अभी एक्शन किया और थोड़ी देर बाद आपको रिएक्शन मिल रहा है। इस तरह का कोई भी जो एक्शन रिएक्शन होगा, दैट इज नॉट कॉल्ड एज एक्शन एंड रिएक्शन।